फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात जिस पर्सनालिटी से कराने जा रहे हैं वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। ही इज़ द सन ऑफ बिहार बाय बर्थ, बट ही हैज़ बिकम जम्मू एंड कश्मीर सन बाय चॉइस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1994 जेएनके कैडर ऑफिसर, जेएनके कैडर आईएएस ऑफिसर फ्रॉम बिहार श्री नवीन कुमार चौधरी जी की। इन्होंने अपने 26 साल के कैरियर में बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पे कार्य किया। एट प्रेजेंट ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि एज ए आईएएस ऑफिसर आपकी अभी तक की जर्नी कैसी रही और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये 26 साल की जर्नी जो है एक अथक जर्नी रही है और हर तरह के एक्सपीरियंसेस से मैं गुजरा हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का और अपने सारे सीनियर्स का कि मुझे ज़िंदगी में जिस तरह की पोस्टिंगें मिली बहुत कम आईएएस अफसरों को मिलती है, और जिस तरह के एक्सपीरियंस मिले। स्टेट में मैं लद्दाख डीसी था 98 से 2000 जब कारगिल वार हुआ। मैं बारामूला का डीसी था जब अनडिवाइडेड मिलिटेंसी पीक पे थी 2001 से 3। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम किया। फिर मैंने 4 साल भारत सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में काम किया। फिर 3.5 साल मैंने आईएमएफ वाशिंगटन डीसी अमेरिका में एज एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम किया। बतौर जॉइंट सेक्रेटरी डिफेंस में काम किया। यहाँ मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर, 4 साल में स्टेट का फाइनेंस सेक्रेटरी रहा। तो एक काफ़ी तरह के अनुभवों से गुजरा, काफ़ी चैलेंजेस से गुजरा। इनमें से कोई भी पोस्टिंग, जब आपको कोई बड़ी महत्वपूर्ण पोस्टिंग मिलती है, ये मतलब नहीं होता है कि आपके आनंद बढ़ गए। उसमें चुनौतियां भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको दूंगा कि जब मैं फाइनेंस सेक्रेटरी था, मुझे याद आते थे अपने फील्ड के वाक़े। मैंने बारामूला में एक ब्रिज देखा, 96 में शुरू हुआ था। मैंने 2001-2 में कोशिश की तो एक पिलर और बढ़ गया। 2018 तक वो ब्रिज नहीं बना था झेलम के ऊपर। और ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल आपके पूरे स्टेट में थे कि कोई रोड शुरू हुई 10 साल कंप्लीट नहीं हो रही है, कोई ब्रिज शुरू हुआ कंप्लीट नहीं हो रही है, कोई बिल्डिंग शुरू हुई कंप्लीट नहीं हो रही है। तो पूरे मुल्क में अपने आप ये एक अनोखा प्रयोग मैंने जो किया, जेएनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाए, जिसके तहत हमने 2500 ऐसे प्रोजेक्टों को लिया। 7000 करोड़ की लागत जो हमने बजट के बाहर से पैसे उठा के लाए, और आज आप रोज़ देख रहे हैं वो वर्क्स कंप्लीट हो रहे हैं, इनॉग्रेट हो रहे हैं। तो बहुत सेटिस्फैक्शन देता है कि आपने एक इनोवेटिव वे से इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करा दिया बजट के बाहर से पैसे लाकर। तो कई चुनौतियां आती हैं। एक वक्त जब मैं फाइनेंस सेक्रेटरी बना था तो मुझे रोज ट्रेजरी ऑफिसर बनाने के लिए सिफारिशें आती थी। तो मैंने समझने की कोशिश की क्यों ट्रेजरी ऑफिसर लोग बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास डिस्क्रिशन था कि आपका बिल छोड़ें, इनका बिल ना छोड़ें। हमने उसको ऑनलाइन जब सिस्टम किया और क्यू सिस्टम किया, अगले 3 साल एज फाइनेंस सेक्रेटरी मेरे पास कोई भी ट्रेजरी ऑफिसर बनने की सिफारिश नहीं आई। तो काफ़ी चुनौतियां देखी, मसलों को हल करने की कोशिश की। मेरा एटीट्यूड यही रहा है कि किसी मसले को उलझाओ मत उसको, और हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। बरसों से आपने देखा होगा कि रहबरे तालीम टीचर्स के इशूज़ थे, मैं कमेटी का चेयरमैन था, वो हल किया। केपीएस ऑफिसर्स के पे स्टैग्नेशन के इशूज़ थे, अगेन मैं उसका चेयरमैन था। आज के दिन में सरकार ने जब एक्सीलरेटेड रिक्रूटमेंट की बात करी, वो भी काम मैं देख रहा हूँ अपने अन्य विभागों के अलावा। तो लोगों के लिए काम करने का एक अलग मजा आता है, और अपना एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मैं काम करता हूँ, ना कि किसी को खुश करने के लिए कि कहाँ से मुझे शाबाशी मिलेगी। जब शाम को घर जाता हूँ अच्छा लगता है कि आज 4 काम अच्छे किए। सर, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया लिव्स इन विलेजेस एंड एग्रीकल्चर इज़ अ सोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक सपना है कि फार्मर्स की जो इनकम है वो 2022 तक डबल हो जाए। इसके लिए सेंटर ने काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स भी लॉन्च की हैं। तो आपका डिपार्टमेंट इन स्कीम्स पे किस तरह से काम कर रहा है?
जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर, आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट इज अचीवेबल। वो हो सकता है और होगा। अब आप देखिए, आपको मैं बेसिक से ले चलता हूं कि हमने किसानों को कैसे रोका हुआ है और कैसे उसको अनसैकल करके आप उसको आगे ले जा सकते हैं। 10 साल से किसान क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं और अभी तक जम्मू कश्मीर में ये 70% लोगों किसानों को ही अवेलेबल था। मैंने इस महीने किसान पखवाड़ा का आयोजन किया, उसके 10 दिन पहले से हमारे लोग फील्ड में एक एक घर जा रहे थे और इस महीने अकेले 4 लाख किसानों के हमने किसान क्रेडिट कार्ड इशू करवा दिए। और जो फिगर्स आ रही है, जो फाइनल फिगर्स जो महीने के अंत तक आएगी, हर डिस्ट्रिक्ट में 100% किसान को किसान क्रेडिट कार्ड से हमने जोड़ दिया, बैंकों से जोड़ दिया। और किसान जब मैं कहता हूं तो किसान का मतलब सिर्फ क्रॉप उगाने वाला नहीं, वो डेयरी फार्मर भी है, वो फिशरमैन भी है, वो ऑर्चार्डिस्ट भी है, वो सब किसान अब किसान की परिभाषा में आते हैं। नंबर 1। सो वो नाउ जो उनको एक हिचक थी किसी चीज के लिए, वो सूदखोर से पैसे लेते थे, अब उनके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे खुले हैं और स्वागत के साथ खुले हैं। नंबर 2 हमारा फोकस है फार्म मैकेनाइजेशन पे, कि आप अगर वहां से मैनुअल लेबर आप ज्यादा से ज्यादा नहीं निकालोगे बाहर, तब तक किसान के ऊपर रिम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा अभियान हम इस साल से शुरू कर रहे हैं और चल रहा है मैकेनाइजेशन। जैसे लोगों को बहुत शंका था कि गेहूं का फसल कैसे कटेगा जम्मू प्रोविंस में, सारी लेबर भाग गई थी। हमने वो इंतजाम किए, वो बड़े बड़े हार्वेस्टर्स का, मशीनों का, और उसकी वजह से ये सारा हो गया। हाई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स उनको देना है किसानों को। और सबसे बड़ी बात जो हमने रिफॉर्म करी है इन 2 महीनों में, कि किसान को हमने पहली बार 2 चीजों के लिए आजादी दे दी है जो आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं मिली थी। पहली, कि हमने बाय गवर्नमेंट ऑर्डर उसको आजाद किया कि किसान अपना प्रोड्यूस जहां चाहे, जिसको चाहे, जहां पे मंडी लगा के बेचना चाहे बेच सकता है। उसको नरवाल मंडी में लाने की या कठुआ मंडी में लाने की पाबंदी नहीं है, वो कहीं भी बेच सकता है। ऑनलाइन अपने माल की बुकिंग कर सकता है, तो वो कंप्लीट फ्रीडम है। दूसरी फ्रीडम जो सरकार ने नहीं दी थी, बहुत सारे लोग यहाँ परेशान थे, ना सिर्फ एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल सीप हस्बेंड्री में भी, कि हम सब्सिडी देते थे वेरियस थिंग्स के लिए, लेकिन हम उसको बाध्य करते थे कि हमारे टेंडर के हिसाब से इस फलानी कंपनी के फलाने डीलर से आपको खरीदना होगा, तब आपको सब्सिडी मिलेगी। पहली बार है जब मैंने पूरा गवर्नमेंट ऑर्डर के जरिए, पब्लिसिटी के जरिए कह दिया कि किसान स्वतंत्र है, जहां से उसको ट्रैक्टर खरीदना है, जहां से उसको दूसरे उपकरण खरीदने हैं, मशीनरी खरीदनी है, वो खरीदे, सो लॉन्ग एज वो हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मीट करता है, हम उसको सब्सिडी रिलीज करेंगे। हम उसको कहीं नहीं कहेंगे कि आपको इस ट्रेडर से जाके खरीदना है या इस डीलर से जाके खरीदना है, आप स्वतंत्र हैं। तो एक के बाद एक रिफॉर्म्स यहाँ पे हो रहे हैं एंड आई एम कॉन्फिडेंट। अभी हमने इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट पॉलिसी लाई, अभी 2 महीने के अंदर में इंटीग्रेटेड पोल्ट्री पॉलिसी लाई। आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं ये कैटल फीड प्रोसेसिंग के लिए पॉलिसी। और ये सब पॉलिसी इतनी अच्छी बनी है और इसमें इतनी ऑलमोस्ट 50% तक की हम मदद दे रहे हैं। सो इसके रिजल्ट रातों रात नहीं आते हैं, लेकिन आप अगले कुछ महीनों में देखेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, रूरल सेक्टर, जिसके लिए हमारे एलजी साहब हर मीटिंग में कहते रहते हैं कि कहने की बात है कि सिर्फ स्टेट टूरिज्म या हैंडीक्राफ्ट्स और इन पे डेवलप, एक्चुअली स्टेट की अभी भी जो 70% इकोनॉमिक बेस प्राइमरी सेक्टर के ऊपर है। और अगर प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग होगा, उस स्ट्रांग बुनियाद पे ही मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर भी फ्लोरिश करेगा। और आप सी चेंज देखेंगे जो 2022 तक का कॉल है प्रधानमंत्री जी का, एटलीस्ट जम्मू कश्मीर में जरूर पूरा होगा। सर, अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण सर ऐसा हुआ है कि जैसे अभी भी रिलीजियस प्लेसेस जो बंद हैं, तो जो किसान अभी फूलों की पैदावार कर रहे थे, अभी मैरिज फंक्शन भी बंद है, पार्टीज बंद हैं, तो फूलों की कहीं पे कोई कंजम्पशन नहीं है। तो जो किसान जो फ्लावर्स की खेती करते हैं,
तो उनको अभी काफ़ी लॉसेस आने पड़े। और दूसरा ये कि पिछले दिनों में एक र्यूमर था कि अगर आप पोल्ट्री प्रोडक्ट खाओगे तो मीट वगैरह की आप कंज्यूम करते हो तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है। उसके कारण जो है उसकी जो कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो गई है। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन लेके अपने पोल्ट्री फार्म खोले हुए हैं, तो वो अपनी बैंक की किस्तें भी नहीं दे पा रहे, उनको प्रॉब्लम्स हो रही। तो क्या गवर्नमेंट उनके लिए कोई ऐसा फाइनेंशियल पैकेज या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी? अनफॉर्चुनेटली फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, वो एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट है और उसके अलग सेक्रेटरी साहब हैं। बट आपकी बात 100% दुरुस्त है कि अगर सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में किसी ने सफ़र किया है तो फ्लोरिकल्चर, क्योंकि ना तो उसके लिए लोकल मार्केट रहा ना उसके लिए आउटसाइड मार्केट रहा। शायद फ्लोरिकल्चर सेक्रेटरी बता पाएंगे उनके लिए उन्होंने कुछ, मैंने कई जगह बात करी थी कि इनको एटलीस्ट फ्लोरिकल्चर वाले डिजर्व करते हैं कुछ सपोर्ट का। जहां तक पोल्ट्री वगैरह का आपका कहना है, मेरे पास जो फिगर्स हैं उसके हिसाब से कहीं कंजम्पशन नहीं कम हुई। एक बार र्यूमर उड़ाई गई थी, किसी ने एक पंजाब के नाम से ऑर्डर सोशल मीडिया में डाला था कि पोल्ट्री मत खाएं क्योंकि इससे कोविड होगा। वो भी बाद में पता चला 24 घंटे के अंदर वो भी अपना पंजाब नहीं था, वो पाकिस्तान के पंजाब का ऑर्डर कहीं से सोशल मीडिया पे लोग। और सेम डे मैंने बयान दिया था ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हमने थोड़ी सी और जानकारी ली, शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोग जो पोल्ट्री और मटन से डर रहे थे, वो इसलिए डर रहे थे कि शायद हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है दुकानों में। तो हमने हर डीसी को कहा था कि जहां भी पोल्ट्री या मटन की दुकानें हैं, आप वहां अपने आदमी भेज के इंश्योर कराइए कि परफेक्ट हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन किया जाए, सो दैट लोगों में कॉन्फिडेंस रहे। जो डाटा है हमारा इंपोर्ट का भी मटन का और पोल्ट्री का, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। मैंने खुद कई पोल्ट्री फार्म का 15 दिन पहले इधर जम्मू साइड में पर्सनली मैं उनके फार्म्स पे गया था। उनको कोई दिक्कत उन्होंने ऐसी नहीं बताई कि उनकी सेल गिर गई है, वो उसी वक्त उनके कई ट्रक सर र्यूमर तो था, तब लोगों ने स्टार्टिंग में कंजम्पशन तो एकदम से शार्पली डिक्लाइन करी थी। एकदम से नहीं डिक्लाइन करी थी, वो कुछ दिनों 4-5 दिनों जब ये रूमर चला था, लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग पब्लिक कम्युनिकेशन दी थी कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये लोग झूठ मूठ का भ्रम फैला रहे हैं। सर अभी हमारे आरएस पुरा में और दूसरी जगहों में कुछ लोग ना एग्जॉटिक वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, तो लेकिन उनको एक प्रॉब्लम आती है, उनका कह रहे हैं कि वो लॉसेस में चले जाते हैं क्योंकि वो पेरिशेबल होता है आइटम है, तो रेफ्रिजरेटर वैन्स और कोल्ड स्टोरेज की वजह से उनको काफ़ी लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो आप उसके लिए क्या कहें? आरएस पुरा के लिए तो पहले तो मैं सबसे बड़ी खुशी की बात दे दूं कि आरएस पुरा का बासमती जो है जम्मू इलाके की शान रहा है। और इस साल आरएस पुरा बासमती को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल गया। और शायद आपको हैरानी होगी सुन के कि कई किसानों को जो पिछले साल तक 3,000 रुपये पर क्विंटल में आरएस पुरा की बासमती बेचते थे, इस साल कई किसान 5,000 तक की उनको रेट मिला है ऑर्गेनिक होने के बाद। आज सैफरन के लिए भी खुशी की बात है, उसके लिए भी जीआई सर्टिफिकेशन आ गई है, उसके बारे में मैं बताऊंगा एक प्रेस रिलीज के जरिए। एक्सोटिक वेजिटेबल ना सिर्फ आरएस पुरा में, मड़के भी इलाकों में कुछ कठुआ के भी फार्मर्स, प्रोग्रेसिव फार्मर्स कर रहे हैं और वैली में तो कई जगह पे शुरू हो गई है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है यहाँ पे उसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग और सर्टिफिकेशन की है। वो ट्रेडिशनल वे में पैकेज हम करते हैं, हम उसको ले नहीं जा सकते एक जगह से दूसरे जगह। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक स्कीम बन रही है जो कि मैं 10 दिन में लॉन्च करूंगा इन वेजिटेबल्स के लिए, कि इनको पैकेज करके बाहर के मार्केट्स में भेजा जाए सो दैट रिम्यूनरेटरी प्राइस मिले। साथ ही साथ मैंने 4 बड़े रिटेल चेन को लिखा है। आई एम होपफुल कि अगर उसमें से 2 भी मान जाएं यहाँ का प्रोड्यूस, यहाँ से पैकेज करा के अपने ब्रांड में बाहर बेचने का, तो बात बन जाएगी। जैसे रिलायंस रिटेल हुआ, नेचर्स बास्केट हुआ, बिग बास्केट हुआ। आई एम इन टच विथ ऑल दीज चेन्स की एटलीस्ट 2 चेन कम से कम जम्मू कश्मीर में आ जाए तो फार्मर्स का भला हो जाए। तीसरी चीज जो है, हमने, आप अब थोड़े दिन में जाएंगे हाईवे पे तो आप जगह जगह देखेंगे छोटी ऑर्गेनिक फार्मर्स मंडी, सो दैट फार्मर्स अपने प्रोड्यूस वहां पे लाएं और आप आते जाते हो उनके प्रोड्यूस डायरेक्टली